साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे रूस की क्रांति के बारे में। और रूस की क्रांति में हम लोग पहुंचे थे जो अक्टूबर की क्रांति थी। अक्टूबर की क्रांति के बाद हमने देखा था स्टालिनवाद और बोल्शेविक जो थे उन्होंने कैसे समूहीकरण कराया और किस प्रकार से समाजवाद में बोल्शेविकों का बोलबाला रहा और लास्ट में बोल्शेविक ही निकलते हैं। और फिर आगे चल कर के हम देखते हैं कि रूस की क्रांति और सोवियत संघ का क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आपने देखा था कि बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह से शासन चलाया था, उसमें लग रहा था कि यूरोप की समाजवादी पार्टियां, जो अन्य समाजवादी पार्टियां हैं, उनमें कोई मतलब उनसे कोई सहमत नहीं है। यानी कि जो बोल्शेविक पार्टियां हैं, बोल्शेविक इसकी सत्ता कायम रही। और फिर इसने क्या किया कि यूरोप हम देखते हैं कि इसके जो बोल्शेविक की वजह से जो सत्ता की स्थापना हुई थी, पूरे यूरोप को ये संभावना लग रही थी, काफ़ी सकारात्मक प्रभाव इसके दिख रहे थे। और इस प्रकार से होता क्या है कि पूरे यूरोप में बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई गई। हम देखते हैं कि जैसे जैसे कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं इंग्लैंड और इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड में एक बनाई जाती है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पूरे यूरोप में बनाई जाती हैं, तो इंग्लैंड में कौन सी बनाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। और इसी प्रकार से सोवियत संघ के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें कई पार्टियां बनाई जाती हैं, जैसे कि द पीपल्स ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट, ये एक पार्टी बनाई जाती है। कौन सी पार्टी है ये? द पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, ऑफ द ईस्ट, ऑफ द ईस्ट। तो ये हमने देखा ईस्ट के प्रतिनिधियों ने जो कि बनाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। इस प्रकार से बोल्शेविक समर्थकों ने कई पार्टियां, कई कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन करती हैं कुछ विदेशियों के द्वारा। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स, कौन सी? कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स द ईस्ट में शिक्षा दी जाती है। ये यूनिवर्सिटी जो होती है ये कम्युनिस्ट वर्ग के तहत स्थापना की जाती है और इसका नाम होता है कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ ईस्ट। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें कम्युनिस्ट वर्ग के तहत ये बनाई जाती है और इसमें शिक्षा दी जाती है उस समय सोवियत संघ के द्वारा। और फिर हम देखते हैं इस प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये जो कम्युनिस्ट हैं पूरे विश्व में इनका बोलबाला हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये जगह जगह गठन किया जाता है और ये महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे उभरने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो कम्युनिस्ट ये जो हमारा रूस है ये धीरे धीरे एक महाशक्ति के रूप में उभर जाता है। और फिर
जाहिर होता है सोवियत संघ को कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ देश कैसे आगे चल कर के महाशक्ति बन जाता है। और महाशक्ति बनने के बाद भी वहाँ बहुत सारे औद्योगिकरण होते हैं और बहुत सारी नीतियाँ जो विकसित नीतियाँ होती हैं, सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो नीतियाँ होती हैं वहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं होती। ये सबसे बड़ी कमी थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नागरिक स्वतंत्रता नहीं थी वहाँ पर। और नागरिक स्वतंत्रता ना हो करके कोई भी देश, कोई भी विश्व कितना भी आगे बढ़ जाए, उसमें सबसे बड़ी कमी अगर नागरिक स्वतंत्रता है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभाव होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी दमनकारी नीतियाँ चलाई जाती हैं विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा। तो इस प्रकार से उन दमनकारी नीतियों के कारण जो आगे चल करके हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक नकारात्मक प्रभाव जाता है और धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा कम होती जाती है। और फिर फिर सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार उत्पन्न होते हैं। और फिर आता है नाज़ीवाद, और इस प्रकार से नाज़ीवाद और हिटलर का उदय होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे नाज़ीवाद और हिटलर के बारे में, किस प्रकार से नाज़ीवाद का उदय होता है, नाज़ीवाद है क्या, नाज़ीवाद एवं हिटलर। साथियों, हिटलर का नाम तो सुना होगा। हिटलर का उदय किस प्रकार से होता है? अगर हम बात करें सन 1945 की, लगभग बसंत के मौसम में एक हेमलुट नाम का 11 वर्षीय बच्चा, जो कि जर्मन लड़का, कौन सा, जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे हुए को सोच रहा था। साथियों, उसने अपने माता पिता की एक दबी सी आवाज़ सुनी। वो माता पिता आपस में बात कर रहे थे। हेमलुट के पिता बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि लगता है मैं अपनी आत्महत्या कर लूं या फिर अपने साथ में पूरे परिवार को मार दूं। और देखते हैं कि कुछ 2-3 दिन बाद हेमलुट को उनके पिताजी लेकर के बाग में जाते हैं और वो यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होती है। हेमलुट अंदर आते हैं और अपने आप को गोली मार लेते हैं और अपनी आत्महत्या करने के बाद वो उसी वर्दी में घर के अंदर ही उन्हें जला दिया जाता है। हेमलुट के दिमाग में ये जो घटना हुई, ये बहुत ही समग्रता से, बहुत ही गहराई से बैठ गई और उनको इतना सदमा लगा इस घटना से कि लगभग 9 सालों तक उन्होंने घर में कुछ भी नहीं खाया। उनको डर था कि उनकी माता कहीं थाली में जहर ना दे दें। साथियों, इस घटना का कारण था नाज़ीवाद। घटना का कारण था क्योंकि नाज़ीवाद जो एक नाज़ीवाद था, वो एडोल्फ हिटलर का कट्टर समर्थक था। यानी कि जो हेमलुट के पिता थे, हेमलुट के जो पिताजी थे वो नाज़ीवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? नाज़ीवाद के कट्टर समर्थक। और नाज़ीवाद कहाँ से आया था? हिटलर के द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। एडोल्फ हिटलर के द्वारा आया था। एडोल्फ हिटलर, जो कि हिटलर जर्मनी को दुनिया में सबसे ताकतवर देश साबित करना चाहता था। वो सोचता था कि जर्मनी को मैं हर देश से सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाऊं और मैं पूरे यूरोप को जीत लूं। इस सपने को लेकर के वो आगे चलता है और वो बहुत सारी नीतियां अपनाता है। आइए समझते हैं नाज़ीवाद होता क्या है। हम मई 1945 की बात कर रहे हैं। जर्मन के एक मित्र राष्ट्र के सामने, जो कि समर्पण कर देता है युद्ध के दौरान 1945 में। जर्मनी
1945 की बात कर रहे हैं, जर्मनी की, जो कि विश्व युद्ध में अपने आप को समर्पण कर देता है। एडोल्फ हिटलर समझ जाता है कि अब जो है समर्पण करने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, वो समझ जाता है। और एडोल्फ हिटलर और उसका जो सहयोगी था, उसका मित्र यानी कि उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी था, उसका नाम था गेव्योबल्स। क्या नाम था? ग्योबल्स। इसको प्रचार मंत्री कह लीजिए, उनका प्रचार मंत्री भी था। तो एडोल्फ हिटलर और गोबल्स और एडोल्फ हिटलर अपने पूरे परिवार के साथ एक ही कमरे में अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं पूरे परिवार के साथ में। तो इस प्रकार से युद्ध खत्म होने के बाद में, ये जो जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध खत्म होता है, और फिर खत्म होने के बाद में क्या होता है कि एक न्यूरबर्ग में, एक कहाँ पर? न्यूरेमबर्ग। कहाँ पर? न्यूरेमबर्ग। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत बैठती है, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो स्थापित की जाती है, वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत स्थापित की जाती है, वहाँ पर शांति के विरुद्ध में जो किए गए अपराध से, नाज़ीवाद के द्वारा, और जो मानवता के खिलाफ जो अपराध किए गए थे, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। किसके द्वारा? न्यूरेमबर्ग में जो अदालत स्थापित की जाती, उसके द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। युद्ध के दौरान जर्मन के जो व्यवहार होते हैं, ख़ास तौर पर इंसानियत के खिलाफ जो उनके कृत्य होते हैं अपराधों की वजह से, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। और फिर ये जो कृत्य किया जाता है जर्मनी में नाज़ीवाद के द्वारा, इसकी पूरे विश्व में इसकी निंदा की जाती है। और देखते हैं दूसरे विश्व, आखिर नाज़ीवाद में ये जो निंदा होती है, ये जो अपराध होते हैं इंसानियत के खिलाफ, वो क्या होते हैं, आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि होता क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, नाज़ीवाद क्या करता है? नाज़ीवाद, ये जो विचार होता है एडोल्फ हिटलर के द्वारा, इसके द्वारा क्या करते हैं, एक खास नस्ल के लोग, कौन से? खास नस्ल के लोग, इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, इनका सफाया कर दिया जाता है। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। वो खास नस्ल के लोग कौन से होते हैं? यहूदी। वो यहूदी होते हैं, और भी कई यहूदी, जिनमें से लगभग 60 लाख यहूदी होते हैं। कितने होते हैं? 60 लाख के करीब में, 60 लाख यहूदी। और यहूदी के अलावा जिप्सी होते हैं। कौन से? जिप्सी, और जो कि लगभग 2 लाख, जिप्सी 2 लाख, और यहूदी 60 लाख, और 10 लाख पोलैंड के नागरिक। और कौन से? 10 लाख पोलैंड के नागरिक, पोलैंड के नागरिक। तो नाज़ीवाद के द्वारा ये जो नरसंहार किया जाता है, खास नस्ल के लोगों को मार दिया जाता है, यानी कि जिनमें से 60 लाख यहूदी और 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक, साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से जो अपंग होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से जो अपंग लोग होते हैं, लगभग बताया जाता है 70,000 के करीब में जो आंकड़ा है जर्मन नागरिक, 70,000 के करीब में, 70,000 के करीब में जर्मन, यानी कि 70,000 के करीब जर्मन नागरिक, इन सब को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और हम आगे चल करके देखते हैं कि लगभग कई राजनीतिक विरोधी जो कि इस नाज़ीवाद का विरोध कर रहे थे, वो भी इन नाज़ीवाद के द्वारा मार दिए जाते हैं। यानी कि ये जो नरसंहार चलता है, और फिर इसके बाद में बड़ी तादाद में बहुत सारे लोगों को एक गैस चेम्बर बनाया जाता है। कौन सा? एक गैस चेम्बर बनाया जाता है जिसमें जहरीली गैस भरी जाती है, गैस चेम्बर।
जिसमें जहरीली गैस होती है और इसमें ले जा कर के एक साथ हजारों लोगों को मार दिया जाता है। ये गैस चेम्बर जो कि जहरीली गैस जिसमें भरी होती थी, उसमें लोगों को ले जाया जाता था और हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। ये सब जो नरसंहार चला, इसके बीच में न्यूरेमबर्ग में जो अदालत स्थापित की गई, उसमें इन आरोपियों पर मुकदमा चला गया। लगभग बताते हैं कि 11 नास्तिवाद, कितने? 11 नास्तिवाद, जो कि इस अदालत में 11 नास्तिवाद को मौत की सज़ा दी जाती है। 11 नास्तिवाद को मौत की सज़ा दी जाती है, बाकी लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। हालांकि ये लोग इतने बर्बर और इतनी बुरे अपराध करते हैं, उनकी तुलना में उम्र कैद ये बहुत ही छोटा अपराध होता है। और भी बहुत सारे और भी ये नास्तिवाद जो होता है, इस प्रकार से जर्मन में नास्तिवाद पूरी तरीके से इसका खात्मा किया जाता है न्यूरेमबर्ग अदालत के द्वारा। और फिर जाकर के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसमें नासी जर्मनी के उदय में बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी कि ये आपने समझा कि हिटलर का नासीवाद, आगे आप देखेंगे ये जो नासीवाद, जब नासीवाद खत्म होता है फिर आता है वाइमर गणराज्य, और वाइमर गणराज्य की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में वाइमर गणराज्य स्थापना होने के बाद फिर वहाँ का समाज कैसा होता है, और हम आगे चल के देखेंगे कि हिटलर किस प्रकार से आता है। वो जो हेमलुट हम देख रहे थे, हेमलुट के पिता जब मारे गए थे, उसका रीजन क्या था, हिटलर किस प्रकार से आता है और वहाँ पर कौन कौन से किस प्रकार से वो मौत का तांडव चलता है, और फिर लोकतंत्र का किस प्रकार से ध्वंस किया जाता है पूरे यूरोप में। वो सारी चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशन में। फिर हम देखेंगे नाज़ियों का दृष्टिकोण क्या है। तो ये सारे जो पॉइंट हमने बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सब पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे और आगे चल कर के विस्तार से हमारे लेक्चर को सुनते जाएं, और हम बार बार बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।